हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पीड समर्थका पर। दोस्तों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, भारत को भौतिक आधार पर किन किन भागों में बांटा जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उन क्षेत्रों की भौतिक दशा और संरचना कैसी है। जिन क्षेत्रों की भौतिक दशा और संरचना समान हो, उन क्षेत्रों को हम एक साथ रखते जब भी विभाजन करते। बात करें, हक्सले ने बताया कि यदि किसी भी क्षेत्र का भौतिक विभाजन करना है तो उसके लिए वहां की भूगर्भिक दशा, जलवायु दशा और पादपीय दशा, ये सारी की सारी दशाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जिन क्षेत्र की ये सारी दशाएं समान होगी, उन क्षेत्रों को हम एक साथ रखेंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर वाडिया ने सबसे पहले भारत को 3 भागों में विभाजित किया, और इसे ही भूविवर्तनिक विभाजन भी कहा जाता है। तो इन्होंने 3 कौन-कौन से भागों में विभाजित किया भारत को? सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी भाग और तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया। दोस्तों, बात करते हैं मैदानी भाग की, तो ये गंगा यमुना के मैदानी भाग है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, तो ये दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में इन्होंने लक्षद्वीप द्वीप समूह को भी शामिल किया। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की, तो इसमें हिमालयी क्षेत्र को रखा और साथ ही साथ अंडमान निकोबार को भी इसमें हिमालय का विस्तार माना गया। वहीं बात करते हैं मैदानी भाग की, तो इसका निर्माण नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से हो जाएगा। दोस्तों, यदि ये नदी है मान लीजिए, तो इसमें बहने वाले अवसाद, जब नदी में बाढ़ आएगी तो इस बाढ़ के कारण यह अवसादों का जमाव नदी के दोनों ओर हो जाएगा, और इससे किसका निर्माण होगा दोस्तों? इससे निर्माण होगा मैदानों का। और वहीं बात करते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने दक्षिण के भाग को रखा और साथ में अरब सागर के द्वीप को भी रख लिया, जिसमें लक्षद्वीप शामिल है। दूसरा विभाजन है दोस्तों कृष्णन और चटर्जी के अकॉर्डिंग। इन्होंने भारत को 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा है भारत के पठारी क्षेत्र, तीसरा है भारत के द्वीपीय भाग, चौथा है मध्यवर्ती मैदान और पांचवा है तटीय मैदान। सबसे पहले बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा हो गया पठारी क्षेत्र, तो पठार में आता है ये, दक्कन का पठारी क्षेत्र हो गया दूसरा। तीसरा है भारत के द्वीपीय भाग, तो द्वीपीय भाग में उन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रख दिया। चौथा है मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान में ये गंगा यमुना के मैदान को रख लिया, गंगा यमुना एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। और पांचवा है तटीय भाग, तो तटीय मैदानी भाग में इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग को शामिल किया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्वत की। पर्वत क्या होते हैं? वे ऊंचे स्थान जिनके ऊपरी भाग नुकीले होते हैं। दोस्तों, ये ऊंचे भाग जिनके ऊपरी भाग क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, पर्वत कहलाते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, 300 मीटर से जो कम ऊंचे भाग होते हैं उन्हें हम हाईलैंड से या उच्च भूमि कहते हैं, और 300 से 1000 मीटर तक के ऊंचे भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पहाड़ी कहते हैं। और पर्वत किसे कहते हैं दोस्तों? 1000 मीटर से ऊंचे जो भाग होते हैं उन्हें पर्वत कहते हैं। और वहीं बात की जाए, जो ऊंचे भाग है जिनके ऊपरी भाग नुकीले ना होके समतल हो, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया पामीर का पठार, दक्कन का पठार और साथ ही साथ तिब्बत का पठार वगैरह। तो ये जो पामीर पठार है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी की और श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला और श्रेणी में क्या अंतर होता है? जब श्रेणी की बात करते हैं, तो जब भी कोई पहाड़ियां, तो मैंने बता दी कि 300 से 1000 मीटर तक की ऊंचे क्षेत्र को पहाड़ी कहते हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों, पहाड़ियों के समूह को श्रेणी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अरावली और सतपुड़ा श्रेणी। वही बात करते हैं, ये जो श्रेणियां होती है इनमें ही इनकी जितनी भी पहाड़ियां होती है, इन सभी पहाड़ियों की उम्र क्या होती है? समान होती है। वही बात करें पर्वत श्रृंखला की, तो समांतर पर्वतों के समूह को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिमालय, जिसमें ग्रेट हिमालय आता है, मिडिल हिमालय आता है और शिवालिक आता है। सबसे उत्तर में हमारे ग्रेट हिमालय आएगा, बीच में मिडिल आ जाएगा और सबसे नीचे आ जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो है वो
मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ है और ये गंगा यमुना नदी के अवसादों से निर्मित है दोस्तों। वही बात करें कॉर्डिलेरा की, तो पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? कॉर्डिलेरा कहलाता है दोस्तों। अव्यवस्थित क्रम अर्थात बिल्कुल जिगजैग फॉर्म में रहेंगे ये पर्वत। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उपस्थित पर्वत समूह, जिसे हम पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी कहते हैं। बात करते हैं पठार की, तो इन मेजनुमा आकृति होती है, देख सकते हो आप, मेज की तरह होती है, ऊपर से समतल होता है और ये ढलान होती है इधर। इनके ऊंचे या ऊपरी भाग पर नोक नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। बात करते हैं पर्वत निर्माण की, तो पर्वत निर्माण 4 प्रकार से हो सकता है। मोरदार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत, रेसिडुअल पर्वत। इनका निर्माण कैसे कैसे हो रहा है आपको एक एक करके बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं मोरदार पर्वत। तो मोरदार पर्वत का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? प्लेट विवर्तनी की घटना से बनते हैं। ये सबसे अधिक वलन वाले होते हैं, अर्थात इनमें सबसे ज्यादा मोड़ होती है और ये सबसे नवीन पर्वत होते हैं, अर्थात यंग माउंटेन होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इवेंट क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत अच्छे से बताया है, और यदि आपको इसे अच्छे से समझना है तो आप वहां समझ सकते हो। स्थल मंडल की बात की जाए तो 0 से 300 किलोमीटर, हमारी पृथ्वी की सतह से 0 से 300 किलोमीटर तक का फैला हुआ क्षेत्र स्थल मंडल कहलाता है। और वहीं बात की जाए दुर्बलता मंडल की, तो 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर का क्षेत्र दुर्बलता मंडल कहलाता है। अब बात करते हैं स्थल मंडल का निचला भाग या दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग, ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्लेट कहलाता है। प्लेट 2 प्रकार की हो सकती है, एक महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है और एक महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है? जो किसी महाद्वीप के नीचे उपस्थित प्लेट, जैसे एशिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप के नीचे उपस्थित प्लेट हो गई, वो क्या कहलाती है? महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। वहीं बात करें महासागरीय प्लेट की, तो महासागरीय प्लेट क्या होती है दोस्तों? किसी महासागर के नीचे उपस्थित प्लेट महासागरीय प्लेट कहलाती है। महासागरीय प्लेट की चौड़ाई जो होती है 8 से 10 किलोमीटर होती है। वही बात करें महाद्वीपीय प्लेट की, तो इसकी चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है और इनका वजन कम होता है दोस्तों। वहीं बात करें महासागरीय प्लेट की, तो ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है और इनका वजन क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने बताया आपको 100 से लेके 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल होता है। इसमें क्या होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं दोस्तों। इससे क्या होती है? रेडियोधर्मी पदार्थ ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इसी के कारण यहाँ उपस्थित पदार्थ क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, अर्थात घुलने लगते हैं और यही मैग्मा फॉर्म करते हैं। इसी मैग्मा में जब संवहनी धारा, इसे मैग्मा चेंबर भी कहते हैं इसीलिए दुर्बलता मंडल को, और इसी मैग्मा में जब संवहनी धारा उत्पन्न होती तो मैग्मा गति करने लगता है। जब मैग्मा गति करेगा तो क्या होगा? प्लेट गति करने लगेगी और प्लेट की गति के कारण स्थल मंडल भी गति करेगा और इसी कारण यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? भूकंप आएगा। तो आप याद रखिए भूकंप कैसे आ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण। अब दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग और स्थल मंडल का निचला भाग क्या कहलाता है? प्लेट, मैंने बता दिया आपको। वहीं बात करें प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, तो ये मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी आपको बता दूं कि प्लेट टेक्टोनिक इवेंट कैसे कैसे हो सकता है। महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के टकराने से और महासागरीय प्लेट के टकराने से। सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से क्या होता है। तो दोस्तों इससे होता है हिमालय पर्वत का निर्माण, अर्थात वलित पर्वत का निर्माण। ये यंग माउंटेन्स होते हैं। कैसे होता है बता दूं आपको। जब प्लेट 1 प्लेट 2 से टकराती है तो क्या होता है? यहाँ पर नीचे जो मैग्मा है, इसके मोशन के कारण ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर आएगी, जिसे अभिसरण कहते हैं प्लेटों का। जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो यहाँ उपस्थित अवसाद ऊपर की ओर उठने लगते हैं और इसी से वलित पर्वत, क्योंकि हमारा एक एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत, इसका निर्माण होता है। ये किन 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ दोस्तों? तो ये हुआ ही यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से। आपको बता दूं कि ये जो यूरेशियन प्लेट, मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। हिमालय का जो वेस्ट पार्ट है और हिमालय का ईस्ट पार्ट है, इन दोनों में से जो वेस्ट पार्ट है वो कम ऊंचा है और ईस्ट पार्ट ज्यादा ऊंचा है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले ईस्ट पार्ट ही टकरा है और इस पार्ट में जोरदार टक्कर होने के कारण इस क्षेत्र में
जो पूर्वी क्षेत्र में जितने भी ऊंचे ऊंची चोटियां है वो सभी पूर्वी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र का भाग फैला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ भाग है पश्चिमी क्षेत्र का, और पूर्वी क्षेत्र का भाग कम फैला हुआ है। लेकिन जो ऊंची चोटियां है वो कहाँ है, पूर्वी भाग में ही है दोस्तों। तो ईस्ट में ऊंचाई ज्यादा होती है, यहाँ भ्रंश पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती है दोस्तों। और ये हिमालय जो है, ये जो दोनों प्लेटें हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये आज भी 7 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से टकरा रही है। इसी कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ते जा रही है, इसलिए यंग माउंटेन अभी भी ये बढ़ते ही जा रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ते ही जा रही है। अभी एक समय आएगा, मतलब अभी बहुत समय है इसका, मतलब ये यूं कहे युवा है, बुढ़ापा आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। बुढ़ापा किस पर्वत का आ चुका है दोस्तों, तो विंध्य पर्वत और हमारे अरावली पर्वत का बुढ़ापा आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो सबसे पहले बता दूं, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से होता है। मान लीजिए ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है, जब इनके नीचे ये मैग्मा है, जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो ये मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा, और जब ये जम जाएगा तो ये किसका निर्माण करेगा, वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन का, अर्थात ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। इसके जो एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल है, एक साउथ अमेरिका का, एक नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का रॉकी पर्वत हो गया और साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, ज्वालामुखी पर्वत के। तीसरा आता है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत क्या होता है दोस्तों, जब 2 प्लेटें अपसरण करती है, अर्थात एक दूसरे से दूर जाती है, तो इनके बीच में दरार फॉर्म हो जाती है, इसे फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये दरार के कारण क्या होता है दोस्तों, राइट साइड वाला क्षेत्र नीचे चला जाएगा और बीच वाला क्षेत्र ऊपर आ जाएगा। अब ये जो ऊपर उठा क्षेत्र है इसमें क्षरण होगा, इस क्षरण के कारण यहाँ का क्षेत्र टूट के इस प्रकार से घाटी का निर्माण करेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये भ्रंश घाटी कहलाता है, और ये बीच वाला क्षेत्र भ्रंश पर्वत कहलाता है। तो आपको बता दूं, जब 2 प्लेटों में अपसरण होता है तो इससे चट्टानों में दरार पड़ती है, जिससे नीचे खिसक जाती है राइट साइड वाले क्षेत्र, और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। 2 भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत को हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत, याद रखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है, सीयरा नेवादा, जो कि है यूएसए में, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पाकिस्तान का सॉल्ट लेक भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, भारत का सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। बात करें विंध्याचल पर्वत की, तो इसका निर्माण भ्रंश पर्वत के रूप में ही हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में ये अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं दोस्तों, जो भ्रंश पर्वत और वलित पर्वत जितने भी पर्वत है, जब समय बीतने के साथ इन पर मौसमी घटनाएं होती है, लाइक पानी गिर रहा है या हवा चल रही है, तो इससे इन पर्वतों का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। जब इनका क्षरण होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ये अपना वर्तमान स्वरूप जो होता है वो खो देते हैं, डिके ऑफ माउंटेन कहते हैं जिसे, और ये वर्तमान स्वरूप खो देते हैं, जिससे ये इनका अस्तित्व धीरे धीरे करके नष्ट होने वाला रहता है, अर्थात ये अपनी अंतिम उम्र में होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, विंध्य और अरावली है। अरावली पर्वत फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण था। सबसे पहले वलित पर्वत के रूप में इसका जन्म हुआ था, जैसे हमारा हिमालय है। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो ये अभी कौन सा माउंटेन है दोस्तों, अपशिष्ट पर्वत है। वही बात करें विंध्य पर्वत की, तो मैंने बताया था ये ब्लॉक माउंटेन के रूप में बना था, और वर्तमान में ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ते, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दे। थैंक यू।